निर्वाचन कार्य मतदाता सूची पुनरीक्षण या याचक नामावली के पुनरीक्षण में जुड़े सभी बीएलओ साथियों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नवीन मतदाताओं का फार्म 6 कैसे भरे, क्या इसके लिए योग्यताएं हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे फार्म के साथ में, इसके लिए हम विस्तार चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम प्रारूप 6 का एक पिक्चर दी गई है, उसके पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि प्रत्येक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाए। हेलो, निर्वाचन कार्य मतदान सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी बीएलओ साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम प्रारूप 6 कैसे भरें। सभी सम्मानित साथियों का इस डिस्कशन में स्वागत है। आओ देखते हैं। यहाँ पर ये प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर हम बिंदुवार डिस्कस करेंगे किस कॉलम में क्या भरना है। भाग संख्या में वो ही संख्या भरी जाएगी जिस संख्या के लिए एक बीएलओ कार्यरत है, जिस भाग संख्या पर किसी बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है या जो सूची जिस बीएलओ को प्राप्त कराई गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जिस भाग में बीएलओ कार्यरत है इसमें वो ही संख्या भरी जानी है। मतदाता क्रमांक, इस कॉलम में जो क्रमांक आएगा, जो मतदाता निर्वाचक नामावली बीएलओ को उपलब्ध कराई गई है और उसका जो लास्ट मतदाता है, मानकर चलते हैं अगर 850 क्रमांक पर लास्ट मतदाता है तो यहाँ पर जब सूची बनाई जाएगी तो यहाँ पर 851 नंबर अंकित किया जाएगा। अब जो ये प्रारूप 6 होगा ये निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को संबोधित किया जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या अंकित की जाएगी। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक ये और एक ये। पहले कॉलम में सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को टिक करना है जो पहली बार 18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद या अपनी उम्र में पहली बार मतदाता का पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए या प्रारूप 6 पहली बार भर रहे हैं। दूसरे कॉलम जो यहाँ पर ये दर्शाया गया है, इस कॉलम में उन्हीं को टिक करना है जो आवेदनकर्ता बाहर से विस्थापित होकर के आपके क्षेत्र में नए आए हैं, या फिर कोई महिला शादी होने के बाद आपके क्षेत्र में आई है, या कोई विद्यार्थी बाहरी क्षेत्र में उनका पहले वोट बन चुका है और वे आपके क्षेत्र में रह रहे हैं सामान्य तौर से, तो उनको सेकंड नंबर के कॉलम में टिक करना है। अब जो हमारे आवेदक है उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भरी जाएगी। पहले लेते हैं नाम जो उनके डॉक्यूमेंट्स में अंकित है वो ही नाम यहाँ पर भरना है, और साथ ही साथ जैसे कि नाम हिंदी में अंकित है तो आप इंग्लिश में भी उसका नाम साथ के साथ दर्शा सकते हैं। और नाम के साथ में यहाँ पर आपको श्री, इस तरह के पदवी कोई भी हो, इस तरह की चीज़ें श्री या श्रीमती नहीं लगानी है। दूसरा कॉलम है उपनाम। आवेदनकर्ता का अगर उपनाम है तो वो स्पष्ट रूप में लिखना है। आप उसको उनकी क्षेत्रीय भाषा और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ में
कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लगाना है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में जाति सूचक शब्द लगा हुआ है तब उसको लगाना आवश्यक है। यहाँ पर कॉलम नंबर 3 आता है, आवेदक के नातेदार का नाम और उपनाम। जो आवेदक है उसके नातेदार से संबंधित ये है कि अगर लड़की है तो शादीशुदा नहीं है तो वो अपने पिताजी का नाम या माता का नाम ही यहाँ पर अंकित करेगी, या फिर शादीशुदा में है तो उसको चाहिए कि वो अपने पति का नाम ही यहाँ पर अंकित करे। नातेदारी की किस्म, जो आवेदक है उसका आवेदक के जो ग कॉलम में आवेदक के नातेदार का नाम जो ग कॉलम में दिया गया है उससे क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको दिखाना होगा और सही कॉलम में टिक करना होगा कि वो उनके नातेदार उनके पिता लगते हैं, माता लगते हैं, पति है या पत्नी है। डे, आयु, कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को। यहाँ पर जन्मतिथि से संबंधित विवरण को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। 18 साल से लेकर के 21 साल के जो आवेदक है उनसे संबंधित जन्म तिथि से संबंधित कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अवश्य लिया जाएगा। अगर वे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो उनसे संबंधित जो ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स संबंधित अधिकारी के द्वारा उसकी उम्र के संबंध में लिखवा करके लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आयु के संबंध में बात करते हैं। नातेदारी की किस्म के बाद में जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो है आयु का चालू कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को, जिसका मतलब है जिस वर्ष के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी जनवरी की पहली तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस कॉलम को स्पष्ट रूप से देखते हैं। यहाँ पर वर्ष और सिर्फ मास का कॉलम दर्शाया गया है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं आवेदकों की आयु हमें भरने हैं या विवरण भरना है जिनके पास में कोई भी प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जन्म तिथि से संबंधित नहीं है और उनकी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा है। तो उनके यहाँ पर सिर्फ वर्ष और महीने का विवरण यहाँ पर अंकित करना है। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। जन्म की तारीख दिन मास वर्ष के प्रारूप में यदि ज्ञात हो। तो इस कॉलम में देखते हैं जन्म तिथि से संबंधित विवरण पर ध्यान देते हैं। अट्ठारह वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के बीच के जो आवेदक होंगे उनसे जन्म तिथि के संबंध में दस्तावेज मांगा जाएगा और वो फार्म के साथ में संलग्न किया जाएगा। जन्म तिथि से संबंधित जो दस्तावेज हो सकते हैं वो जन्म पत्री हो सकती है, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट या सनद हो सकती है, कक्षा 5 या 8 का अंक पत्र या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट जिन पर जन्म तिथि अंकित हो। ऐसे जो दस्तावेज है वे जन्म तिथि के प्रमाण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि आवेदक के पास में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाए? उसके लिए आवश्यक है कि माता पिता उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्र दे सकते हैं। अगर माता पिता नहीं है तो संबंधित जो ग्राम पंचायत है उसके सरपंच द्वारा
या नगर निगम नगर पालिका समिति के सदस्य के द्वारा आयु के संबंध में घोषणा पत्र प्राप्त करके बीएलओ को उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के समक्ष वो प्रस्तुत किया जा सके। और जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके संबंध में उनके गुरु के द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्र दिया जा सकता है या घोषणा की जा सकती है, और वो प्रमाण या घोषणा पत्र आवेदन के साथ में साथियों नेक्स्ट कॉलम जो आता है वो आता है आवेदक का लिंग। समुचित बॉक्स में सही का निशान लगाएं। को पुरुष स्त्री या थर्ड जेंडर कोई है, तीसरा लेकिन जो भी सूटेबल बॉक्स है उसमें उसका निशान लगाया जाना चाहिए, उसमें टिक का निशान लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम आता है वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है। यहाँ पर अब ये ध्यान देने की बात है, आवेदक को है वर्तमान में जहाँ साधारण रूप से निवास कर रहे हैं और जिसे वे पंजीकृत करवाना चाहते हैं उसका पिन कोड सहित पूरा डाक पता इसमें जो विशिष्ट प्रविष्टियाँ हैं कॉलम है उसमें प्रविष्ट करने चाहिए। मकान नंबर, इसमें एक कॉलम दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा मकान नंबर का। यदि मकान नंबर उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में मकान नंबर अंकित नहीं है तो वहाँ पर मकान नंबर अंकित नहीं किया जाना चाहिए और वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए कि मकान नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया है। उसके अलावा जो नीचे के कॉलम है गली क्षेत्र स्थान शहर गांव का नाम डाकघर जिला पिन कोड सहित राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का राज्य का जो भी क्षेत्र वो पड़ता है निर्वाचक नामावली का वो यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए। और नेक्स्ट कॉलम आता है इसमें ये जो कॉलम है आवेदक का स्थायी पता। आवेदक का स्थायी पता और वर्तमान पता इसमें दोनों में अंतर है। स्थायी पता इसलिए अंकित किया गया है कि कुछ जो आवेदक है वे बाहर के निवासी हो सकते हैं लेकिन आपके क्षेत्र में रह रहे होते हैं स्थायी रूप से और अपने क्षेत्र में कभी कभार ही जाते हैं, तो अपना अगर वे स्थायी पता वहाँ का दर्ज कराना चाहते हैं तो वो पता यहाँ पर इस वाले कॉलम में अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है EPIC संख्या यदि जारी किया गया हो, यानी जो बाहर के मतदाता है जो विस्थापित होकर के आपके भाग संख्या में आए हैं, कोई शादीशुदा महिला हो सकती है, कोई स्टूडेंट हो सकता है या कोई परिवार हो सकता है जो विस्थापित होकर के अन्य विधानसभा क्षेत्र से आपके क्षेत्र में आए हैं और उनको वहाँ पर पूर्व में EPIC यानी पहचान पत्र जारी किया जा चुका है, यानी उनकी वोट वहाँ पर पूर्व में बन चुकी है और उनके EPIC का जो नंबर है अगर वे आपके क्षेत्र में आने के उपरांत वो ही नंबर आप यहाँ के EPIC में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी संख्या दर्ज की जाएगी। उसके साथ एक शर्त होती है कि उससे वो ओरिजिनल जो EPIC है वो भी आपको प्राप्त करना है और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पर वो आपको जमा करना होगा, तभी उसी नंबर का नया EPIC इस स्थान का यानी इस भाग संख्या का उस आवेदक को उपलब्ध हो सकेगा। निवास के संबंध में बात कर लेते हैं एक बार। बैंक किसान डाकघर चालू पासबुक राशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आयकर निर्धारण आदेश नवीनतम किराया के करार कोई हो या निकटतम आवेदक का कोई निकटतम रिश्तेदार कोई होता है या माता पिता आदि पानी जिससे के नाम से पानी टेलीफोन बिजली या गैस कनेक्शन उस विशेष स्थान के पते का हो या साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक के विभाग के द्वारा कोई रजिस्ट्री डिलीवर की गई हो, डाक पत्र या कोई मेल आया हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज की फोटोस्टेट साधारण निवास के प्रमाण स्वरूप आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी। दूसरे कैंडिडेट ऐसे भी आ सकते हैं क्षेत्र में जैसे बेघर होते हैं और वे आपके क्षेत्र में रह रहे हैं
तो उनकी आपको अच्छी तरीके से जांच करनी होती है, क्योंकि कई बार कोई फुटपाथ पे साइड पर रहते हैं कुछ नागरिक, उनकी आपको अच्छी तरीके से जांच करनी है कि वे कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, वे बाहर कम जाते हैं या उनका मामूली तौर से वे आपके क्षेत्र के ही निवासी या निवास क्षेत्र में निवासरत है। उनकी आप जानकारी ग्राम पंचायत जो सरपंच होते हैं या मेंबर्स वगैरह होते हैं नगर पंचायत में, उनसे आप ले सकते हैं। उसके अनुसार ही आप उनके फार्म पर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। तीसरी किस्म के नागरिक आपके क्षेत्र में हो सकते हैं विद्यार्थी, जो आपके पास होटल मेस या लॉज वगैरह में कमोबेश रहते हैं और अपने निवास स्थान में तो अल्प अवधि के लिए ही वे अपने घर पर जाते हैं। ज़्यादातर टाइम वे आपके क्षेत्र में ही निवासरत है। और ऐसे विद्यार्थी अगर वहाँ पर आपको आवेदन करते हैं, आपकी भाग संख्या में आवेदन करते हैं, वहाँ से भी पिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि वे विद्यार्थी जिस कॉलेज स्कूल में या संस्था में अध्ययनरत है वहाँ के प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य, निदेशक, रजिस्ट्रार या शैक्षिक संस्था के डीन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित घोषणा पत्र अनुबंध 4 के रूप में जो नमूना संलग्न है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ से करा करके लाना होगा और आवेदन के साथ में उसको संलग्न करना होगा। तभी ऐसे निवासियों का आपके भाग संख्या में आवेदन स्वीकार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे आवेदकों के संबंध में आपको स्पष्ट रिपोर्ट भी वहाँ पर लगानी है और साथ ही उनका जो स्थायी पता है वो भी आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। साथियों नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 2। यहाँ पर ये वैकल्पिक विशिष्टियाँ है। इससे पहले जो पेज था वे अनिवार्य विशिष्ट थी। यहाँ पर हम देखते हैं टैग कॉलम में निःशक्तता, यदि कैंडिडेट विकलांग है, जो आवेदक है विकलांग है, उसका विवरण यहाँ पर भरा जाएगा, संबंधित कॉलम में टिक किया जाएगा। दृष्टिबाधित है, वाक एवं सुनने की निःशक्तता है, गति विषयक निःशक्तता है या अन्य प्रकार की कोई विकलांगता है, उसका यहाँ पर इस संबंधित कॉलम में उसको टिक किया जाएगा। उससे नेक्स्ट कॉलम है ईमेल, जो कि वैकल्पिक होता है, और उससे नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। ये भी दोनों ईमेल और मोबाइल नंबर वैकल्पिक कॉलम के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में ई पिक भी डाउनलोड किए जा रहे हैं। माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से ये सुविधा दी गई है और उसके लिए आवश्यक होता है कि आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर दर्ज होना चाहिए। तो बेहतर यही रहेगा कि आवेदक के द्वारा अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए, ताकि वहाँ पर ई पिक की सुविधा का लाभ आवेदक उठा सके। नेक्स्ट कॉलम है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को यहाँ पर बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। घोषणा भाग में सभी पृष्ठ सभी दृष्टियों से अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। यह तारीख निर्दिष्ट करे कि जब आवेदक वर्तमान में दिए गए पते पर निवास कर रहा है, यदि उसे तारीख याद न हो तो उसे महीने एवं वर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए जब से वह उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। यदि उसका नाम किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से ही है तो उसका विवरण भी उसको बीएलओ को दे देना चाहिए। बीएलओ को भी चाहिए कि वह ऐसे कैंडिडेट की जो बाहर से आए हुए हैं, वहाँ उनके भाग संख्या में निवासरत है, ऐसे कैंडिडेट के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, ठीक है, और उनसे संबंध में उनका पूर्ण का विवरण जो पता वगैरह है वो भी आप आवेदन में उपलब्ध कराएं। प्रथम कॉलम देखते हैं, जिसे मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरा जन्म का गांव, शहर, जिला एवं राज्य ये है, ये सभी के द्वारा भरा जाएगा। दूसरा कॉलम में है मैं से तारीख वर्ष, इसको ओपन कर लेते हैं।
दिए गए पते में सामान्य तौर से निवासी हूँ, इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मैं इतने महीने से इस पते पर या आपकी भाग संख्या में यहाँ पर रह रहा हूँ। इसमें उन्हीं कैंडिडेट का नाम आएगा जो या तो कोई महिला है शादीशुदा होकर के आपके भाग संख्या में आई है, या कोई परिवार या व्यक्ति या विद्यार्थी बाहर से आकर के आपके निर्वाचन क्षेत्र में या आपकी भाग संख्या क्षेत्र में सामान्य या मामूली तौर से निवासरत है। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। थर्ड, जो व्यक्ति बाहर से आया है, अन्य निर्वाचन क्षेत्र से आपके क्षेत्र में आया है, तो तीसरे नंबर का जो घोषणा पत्र है उससे लिया जाएगा। और जिसमें है मैंने किसी निर्वाचक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है, ये उनसे घोषणा पत्र लिया जाएगा या इस पर उनसे टिक कराया जाएगा। नेक्स्ट है, इस या किसी अन्य सभा से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है, या मेरा नाम या राज्य के निर्वाचन क्षेत्र, ये जो कॉलम है जिसमें निम्नलिखित पता भी दिया गया है उसमें सम्मिलित कर लिया गया होगा, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए वो अनुरोध कर सकता है आवेदक। और इसके लिए आवश्यक है कि आप ये जो एड्रेस दिया गया है बीएलओ को चाहिए कि वो अच्छी तरह से उसका पूर्व का एड्रेस आवेदक का यहाँ पर भरवाए और उनसे ऊपर का दिया गया घोषणा पत्र ले, ताकि उसकी अगर वोट वहाँ पर पहले से बनी हुई है, उसका नाम दर्ज है पहले उसके मूल निवासी स्थान में की निर्वाचक नामावली में, वो उसको हटाया जा सके या उसका अधिकार वहाँ से ख़त्म किया जा सके। अगर ऐसे कैंडिडेट के पास में ईपिक है तो आप उसका मूल ईपिक भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है नीचे, उक्त के संबंध में कैंडिडेट के हस्ताक्षर लेने हैं, आवेदक के हस्ताक्षर लेने हैं, और यहाँ पर बीएलओ को अपनी रिपोर्ट लगानी है जिसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सम्मुख कि महोदय बीएलओ द्वारा प्राप्त आवेदन या प्राप्त दावे पर पूर्णतः जांच कर ली गई है, दावा बिल्कुल सही है, ओबली या गलत है, जो भी जांच में पाया गया है बीएलओ को स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए, और वोट बनने या ना बनने की संस्तुति अंकित की जानी चाहिए। नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर एवं भाग संख्या अंकित की जाएगी। साथियों नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर देखते हैं, इस कॉलम को हमें नहीं भरना है बीएलओ को। ये जो कॉलम है यहाँ पर आवेदक को अपना एड्रेस, नाम वगैरह कंप्लीट भर करके इसमें देना है ताकि कोई विभिन्नता न रहे। यहाँ पर रसीद का कॉलम दिया गया है एक, ये रसीद भर करके बीएलओ को आवेदक को उपलब्ध करानी होगी ताकि भविष्य में इस रसीद के आधार पर फार्म की स्थिति की जानकारी उनको प्राप्त हो जाए। साथियों इस फार्म के साथ में जो दस्तावेज दिए गए हैं उस पर भी आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर कराने हैं, और उसके उपरांत अपनी रिपोर्ट लगा करके अपने सुपरवाइज़र के द्वारा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ताकि आवेदक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो सके और उसको मतदाता पहचान पत्र मिल सके। नमस्कार।